स्क्रीन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग जो वेक्टर एनालिसिस किया और वेक्टर एनालिसिस किया इन दी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमको एक्सेलरेशन पता चला ऑन तीनों एक्सिस में, दैट इज द आर, एक एक्सिस आर हो गया रेडियल डायरेक्शन, फिर फाई डायरेक्शन और एक हो गया जेड डायरेक्शन। तो जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिली वो दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, और ये आया d2r dt स्क्वायर माइनस r d5 by dt का होल स्क्वायर, AR डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन में, प्लस r d2 फाई by dt स्क्वायर प्लस 1 by r d by dt of r स्क्वायर d5 by dt in the a5 डायरेक्शन प्लस z डायरेक्शन में लीनियर है तो इसमें एक्सेलरेशन भी लीनियरली ऐसा होगा d2z by dt स्क्वायर a z। ठीक है। अब जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, अब उसके बाद जो फील्ड का जो इक्वेशन है, फोर्स का इक्वेशन, दैट इज F इज इक्वल टू फ्रॉम द लॉरेंज फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस Q माइनस E V क्रॉस B है। ठीक है। V क्रॉस B को क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकता है, F इज इक्वल टू मान लेते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया माइनस C डिवाइड बाई M V क्रॉस B। तो जब मैं लिनियरली ले रहा था तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में ले रहा था, तो d2x डिवाइड dt स्क्वायर ऐसा ले रहा था। लेकिन चूंकि सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, ये वाला होगा जो लिखा है ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग ये वाला पुट करेंगे। अब बात करते हैं इधर क्या करना है, तो v क्रॉस b। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vx डायरेक्शन में भी है, vy डायरेक्शन में भी है और vz डायरेक्शन में भी है, और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में एंड z डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में जो v क्रॉस b होगा वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट से v क्रॉस b की वैल्यू दैट इज दी ax ay एंड az। v पहले लिखा हुआ है तो vx by एंड vz, और उसके बाद क्या लिखा है, b लिखा है तो bx by एंड bz। इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं, ax कंपोनेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा vy bz माइनस by bz, ये हो गया ax डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में माइनस के साथ आएगा, दैट मींस vx bz माइनस bx vz, डायरेक्शन हो गया ay, प्लस z डायरेक्शन में vx इंटू by माइनस bx इंटू vy, कंपोनेंट इन z डायरेक्शन। अब vx को क्या लिख सकता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दी y डायरेक्शन, इन दी y डायरेक्शन। तो यहां से आ गया, यहां से आ गया ये वैल्यू, दैट इज दी, मैं इसको vy को क्या लिख रहा हूं, dy by dt लिख रहा हूं, dy by dt लिख रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से मैं vz को क्या लिख सकता हूं, dz by dt। यहां तक क्लियर सभी को?
ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन अभी जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, अभी हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में v का वेरिएशन कहाँ होगा, एक तो v का वेरिएशन होगा इन दी r डायरेक्शन, एक होगा v का वेरिएशन, वेलोसिटी का वेरिएशन इन दी फाई डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी का वेरिएशन इन दी z डायरेक्शन। इसी तरीके से b का वेरिएशन होगा इन दी r डायरेक्शन, b फाई एंड b z। ठीक है, तो मैंने जब अब आपको तो मेरे ख्याल से नहीं पढ़ाया मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, लेकिन जब हम लोग इस केस में निकालते हैं फॉर द केस ऑफ सिलेंड्रिकल और ये रेक्टेंगुलर के केस में, तो हम लोग उसके स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि स्केलिंग फैक्टर क्या होगा इन द केस ऑफ आर डायरेक्शन, तो आर क्या है, लीनियर है, फाई जो है फेज वाला है, तो फेज में जो चेंज होगा वो अलग होगा, और जेड भी लीनियर है, तो जेड का भी चेंज लीनियरली होगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस आर है, आर रेडियस का एक सर्कल है, और यदि मैं इसमें डी फाई चेंज आना चाहता हूँ, डी फाई चेंज आना चाहता हूँ, तो ये जो वैल्यू होगी, जो फेज डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है वो आर डी फाई होगा। ठीक है, ये वैल्यू आई कहां से आई है, डेट इज दी आर्क इज इक्वल टू, आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एल डिवाइड बाई थीटा। ठीक है, तो आर्क का लेंथ डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू दी रेडियस। तो यहां से आर्क की वैल्यू आ गई आर डी फाई। तो एक्चुअल में चेंज होना चाहिए डी फाई का, लेकिन स्केलिंग जो हो रहा है आर डी फाई हो रहा है, आर का स्केलिंग हो रहा है, आर का स्केलिंग हो रहा है, तो चेंज इन दी फाई डायरेक्शन क्या होगा, आर डी फाई होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें आर डायरेक्शन में कितना चेंज होगा, तो आर डायरेक्शन लीनियर है, लीनियर रेडियस की वैल्यू लीनियर है, मतलब रेडियली हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। तो आर की वैल्यू यदि बढ़ानी है, तो आर की वैल्यू अगर मैं डी आर अमाउंट से बढ़ाऊं, तो ये डी आर अमाउंट से ही बढ़ेगा। ठीक है, और उसी तरीके से जेड की वैल्यू जो जेड इज दी हाइट, तो हाइट भी जो है विद दी, अगर स्मॉल चेंज ला रहा हूँ डिफरेंशियल चेंज, तो होगा डी जेड होगा। लेकिन इन द केस ऑफ फाई, अगर आप एंगल को डी फाई से चेंज करते हो, एंगल से जो डी फाई से चेंज करते हो, लेकिन जो एक्चुअल चेंज होगा इन दी फाई डायरेक्शन वो होगा आर डी फाई। ठीक है, तो इस आर को बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर, इस आर को क्या बोलते हैं, स्केलिंग फैक्टर। तो हम लोग का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इन द केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन द केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, उसके स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ए आर हो गया, ए फाई हो गया, ए जेड हो गया, और यहाँ पे आपका वी आर, वी फाई एंड वी जेड, और यहाँ पे बी आर, बी फाई एंड बी जेड। लेकिन यहाँ पे फाई वेक्टर का जो चेंज होगा, यूनिट वेक्टर का चेंज विद द स्केलिंग फैक्टर आर होगा। तो यहाँ पे मैं आर ए फाई लिखूंगा, और यहाँ पे भी मैं आर बी फाई लिखूंगा। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये हो गया, ये आप लोगों ने पढ़ा है, मैं इसको जबरदस्ती बता रहा हूं। तो यहां से आ गया बी जेड बी फाई माइनस आर बी फाई बी जेड प्लस बी आर बी जेड माइनस बी जेड बी आर ए फाई प्लस बी फाई यू आर माइनस बी आर आर वी फाई ए जेड। अब इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, डेट मीन्स क्या मल्टीप्लाई करना है, डेट इज दी बी क्रॉस बी निकाल लिया। अब इस बी क्रॉस बी में क्या मल्टीप्लाई करना था, माइनस ई बाई
m मल्टीप्लाई करता था, तो माइनस ई बाई एम मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाहर में, ठीक है। अब हमारे पास एक अब हमारे पास एक एक्सेलरेशन है इन टर्म्स इन द डायरेक्शन ए आर ए फाई एंड ए जेड, और v क्रॉस b की वैल्यू भी निकल गई है इन द डायरेक्शन ए आर ए फाई एंड ए जेड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको इक्वल कर रहा हूँ। दोनों जो यूनिट वेक्टर हैं उसके मैग्नीट्यूड को इक्वल कर रहा हूँ, मतलब ए आर को ए आर से इक्वल कर दिया, ए फाई को ए फाई कंपोनेंट इक्वल होगा, और ए जेड का जो कंपोनेंट है वो भी इक्वल होगा। तो फाइनल जो इक्वेशन आएगा उसको जब कंपेयर करोगे ए आर ए फाई को और उधर जो है एक्सेलरेशन को जब कंपेयर करोगे, तो ए फाई के डायरेक्शन में, ए आर का डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन था डी टू आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी फाई बाई डी जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम बी जेड आर, ठीक है। वेलोसिटी इन दी फाई डायरेक्शन को मैं लिख रहा हूँ डी फाई बाई डी टी माइनस बी फाई डी जेड बाई डी टी। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। इसी तरीके से जब ए फाई डायरेक्शन में जब आप मैग्नीट्यूड को इक्वल करेंगे, तो ए फाई का डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम और बी आर डी जेड बाई डी टी माइनस बी जेड डी आर बाई डी टी। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। और इसी तरीके से जेड डायरेक्शन एक्सेलरेशन था डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम बी फाई डी आर बाई डी टी माइनस बी आर आर डी फाई बाई डी टी। तो ये हो गया। तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये बड़ा चीज नहीं है। आप जब भी देखोगे आर के साथ डी फाइव जुड़ा होगा, मतलब आर में स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, आर जो डी फाइव का स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, आर उसमें एक्स्ट्रा होगा, तो आर डी फाइव जब भी आप देखोगे डी फाइव के साथ आर डी फाइव ही आएगा, ठीक है। कहीं पे भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फाइव में एक तो पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरे इक्वेशन में ये देखिए आर डी फाइव, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक। तो आपको स्केलिंग फैक्टर समझ में आया, कैसे स्केलिंग फैक्टर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जब फेज में डिफरेंशियल चेंज लाते हो, तो एक्चुअल चेंज होता है आर डी फाइव, तो इस वजह से आर डी फाइव यहाँ पे आएगा, आर डी फाइव। और बाकी जगह देखिए, बाकी जगह कुछ चेंज नहीं है, बाकी जगह डी जेड बाई डी टी है, यहाँ पे डी जेड बाई डी टी है, डी आर बाई डी टी, क्योंकि दोनों रेडियल चेंज है, लीनियर चेंज हो रहा है, लेकिन ये फेज चेंज हो रहा है। फाइव में क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, थीटा, ठीक है। फाइव क्या है, थीटा है, एंगुलर चेंज। एंगुलर चेंज जब भी रहेगा तो आर डी फाइव आएगा, एंगुलर चेंज है इसलिए आर डी फाइव है, और लीनियर चेंज है इसलिए लीनियर चेंज, रेडियस भी लीनियर है तो डेट मीन्स डी आर हो गया, और जो हाइट है डेट इज दी जेड, तो डी जेड। तो इस तरीके से जब बोथ इक्वेशन को इक्वल करोगे, तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ये एक्सेलरेशन इन द आर डायरेक्शन, ये थोड़ा सा याद कर लेना, और ये तो याद हो जाएगा आपको फाइव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो, और जेड डायरेक्शन में तो यही है सेम। तो इस तरीके से जब हम लोग इसको इक्वल करेंगे, तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ चुके हैं। इस तीन इक्वेशन को एनालिसिस करके देखते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है।
ठीक है, तो E बाई एम की वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं। तो E बाई एम की वैल्यू, E और E की वैल्यू पुट करोगे, चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 और मास की वैल्यू 3.1 × 10⁻31। इसको CGS सिस्टम के तहत पुट करोगे तो ये वैल्यू 1.759 × 10⁻11 कूलम पर kg आएगा, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, d/dt ऑफ r² d⁵/dt को is nothing but E/m pz dr/dt 1/r। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, तो r को मैं उधर लेके चल दिया, तो यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो गया, तो डेट मीन्स ये r मल्टीप्लाई हो चुका है, 1/r ये ऐसा था, तो मैं डायरेक्टली r यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसको फर्दर लिख रहा हूँ, d/dt r² d⁵/dt इज इक्वल टू E/m bz r dr/dt। तो r dr/dt को आप क्या लिख सकते हो, r dr/dt को आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ दी 1/2 बाहर ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ r²। जब आप डिफरेंशिएशन ऑफ r² करोगे तो 1/2 इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंस करेंगे तो 1/2 इंटू 2r dr/dt, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही r dr/dt आ जाएगा। तो r dr/dt को क्या लिख रहा हूँ, हाफ डिफरेंशियल ऑफ r² लिख रहा हूँ, ताकि दोनों साइड क्या करूँ, आगे चल के मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन को हटा सकूं, तो ऐसा इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया d/dt, ये इक्वेशन ऊपर वाला तो सेम है, r² d⁵/dt, और यहाँ पे r dr/dt को क्या लिख रहा हूँ, हाफ E/m इंटू bz d/dt ऑफ r²। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक, तो कट यहां से आ गया, ये जो वैल्यू है हाफ E/m इंटू bz, इसको लिख रहा हूँ E/m bz इज इक्वल टू लिख रहा हूँ ओमेगा c, दैट इज द साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बताऊंगा मैं, इसको मैं कहां से लाया हूं, ओमेगा c इज इक्वल टू E/m इंटू bz दैट इज द साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आ गया d/dt बोथ साइड कैंसिल हो गया, तो इसको राइट पेन से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, d/dt बोथ साइड कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से आ गया केवल r² d⁵/dt इज इक्वल टू हाफ ओमेगा c r²। अब कैंसिल करोगे तो क्या करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, तो जब बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा। ठीक है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन। तो यहां से आ गया r² d⁵/dt इज इक्वल टू हाफ ओमेगा c r²। अब देखते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आप जानते हो जब रेडियस की वैल्यू a थी, जब रेडियस की वैल्यू a थी तो उस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं था, d⁵/dt इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब रेडियस इज इक्वल टू a, मतलब जो अंदर का पोर्शन है, कैथोड का पोर्शन है, ये कैथोड, तो कैथोड का जो रॉड था, ठीक है, जो टंगस्टन रॉड था या कॉपर का जो रॉड था, उसकी जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी थी, a थी, और जो आउटर जो है कैचर जो आपका कैविटी है, तो कैविटी तक का जो रेडियस है वो b है। तो जब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक में ही है, मतलब इनिशियल पोजीशन में है, तो एट दिस पोजीशन r इज इक्वल टू a, मतलब एट दी कैथोड, तो कैथोड में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं, ठीक है, एट दी कैथोड उसकी वेलोसिटी नहीं, तो दैट मींस
r इज इक्वल टू ए पे d5/dt क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, वेलोसिटी इन दी फाई डायरेक्शन इट विल बी 0। फाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, उससे थोड़ा आगे जा रहा है तब वेलोसिटी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थोड़ा सा आगे में, लेकिन एग्जैक्ट एट r इज इक्वल टू ए उसमें कोई वेलोसिटी नहीं। तो ये इसको पुट कर देते हैं, तो हमारा जो पहला इक्वेशन r इज इक्वल टू ए और एट व्हेन d5/dt इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू ए पे d5/dt इज इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसे केस में ये जो इक्वेशन है r इज इक्वल टू ए पुट किया तो a स्क्वायर d5/dt 0 हो गया, इज इक्वल टू हाफ ओमेगा सी, r की वैल्यू है ओमेगा सी r स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से जो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई दैट इज दी माइनस हाफ ओमेगा सी ए स्क्वायर। कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है यहाँ से माइनस हाफ ओमेगा सी ए स्क्वायर। तो इसको पुट करते देखते हैं, तो यहाँ से आ गया r स्क्वायर d5/dt इज इक्वल टू हाफ ओमेगा सी r स्क्वायर, कांस्टेंट की वैल्यू आई है माइनस हाफ ओमेगा सी ए स्क्वायर। तो हाफ ओमेगा सी बाहर लेता हूँ तो यहाँ से आ गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस r स्क्वायर को इधर लेके चल देता हूँ इस साइड में, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो ये r स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आ गया that is the d5/dt is equal to, आ गया यहाँ से इक्वेशन हाफ ओमेगा सी r स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए तो 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। और ये d5/dt क्या है एक्चुअली में, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने जब किया था, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन था इन दी कॉपर कॉइल, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है। फिर हमने उसको एनर्जी दिया सम वोल्टेज, तो डेट मीन्स जो Q इंटू वी जो वोल्टेज दिया है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो वोल्टेज है, जो हाई वोल्टेज है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है। यहाँ से क्या हाफ, अब ये स्मॉल v जो लिख रहा है सब घुमा के v लिख रहा हूँ, डेट मींस वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। ये इक्वेशन हम लोगों ने कई बार लिख दिया है। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू qv, तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, दैट इज दी 2, q को मैं लिख सकता हूँ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट मींस e डिवाइड बाई m, ठीक है, इनटू दी वोल्टेज। तो ये वोल्टेज है डीसी वोल्टेज, ठीक है। अब ये जो v स्क्वायर है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो उसके दो कंपोनेंट, एक तो वो रेडियल डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है, अगर आप देखें चीज को ध्यान से देखें तो एक तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रेडियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन वी आर, दैट इज रेडियल डायरेक्शन, और एक मूव कर रहा है इन दी फेज डायरेक्शन में, ठीक है, फेज डायरेक्शन में, वी फाई डायरेक्शन में। और जो टोटल इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज दी टोटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी आर का भी कंपोनेंट है एज वेल एज दी वी फाई का कंपोनेंट है। तो ओवरऑल जो कंपोनेंट है वो वी फाई और वेलोसिटी इन द रेडियल डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इन द रेडियल डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो वेलोसिटी इन द फाई डायरेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जब आप इक्वल करते हो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ से जो वी स्क्वायर होगा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वी आर स्क्वायर कंपोनेंट होगा इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी फाई इट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो वी आर स्क्वायर प्लस वी फाई स्क्वायर, चूंकि वी आर लीनियर डायरेक्शन में है तो दैट मीन्स इसका जो वेलोसिटी होगा आर वी आर डिवाइड बाई दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन द रेडियल डायरेक्शन, दैट इज द वी आर स्क्वायर। और वी फाई क्योंकि चेंज हो रहा है इन दी फाई डायरेक्शन, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसमें एक स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो आर डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हम लोग आर डी फाई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, वी आर। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, यहाँ
यहाँ तक किसी को डाउट है? ये वाले इस पोर्शन में डाउट है किसी को वेलोसिटी का, जो कंपोनेंट लिख रहा हूँ वी आर स्क्वायर प्लस वी फाइव के स्क्वायर में? नो सर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या काम करते हैं, आर इज इक्वल टू बी पुट करते हैं। मतलब आप कहाँ पे पहुंच गए, दैट इज द आउटर बाउंड्री जहाँ पे कैविटी, या एज ऑफ द एनोड बोल सकता हूँ, या फिर कैविटी है जहाँ पे। ठीक है, एट दैट पॉइंट जब हम लोग कैथोड में हैं, एनोड में, आर इज इक्वल टू बी पे, या एज ऑफ एनोड बोल सकता हूं मैं इसको, एट दिस पॉइंट जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी नॉट, जो कि आप अप्लाई कर रहे हो डीसी वोल्टेज, और डी आर बाई डी टी क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा। डी आर बाई डी टी यहाँ पे जीरो होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब रेडियल चेंज नहीं हो रहा है, डी आर बाई डी टी, इसके आगे जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट आर इज इक्वल टू बी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन नहीं है, जो मूवमेंट है इस डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप लोगों ने, जब मैं एनिमेशन वीडियो दिखा रहा था तो आपको याद होगा कैविटी, जो कैविटीज थे उसमें ग्रेज कर रहा था, मतलब रगड़ रगड़ पैदा हो रही थी। कहाँ पे? यहाँ पे एट द एज ऑफ द कैविटीज, एट द एज ऑफ द कैविटी एक ग्रेज। ठीक है, यहाँ से बस ग्रेज एक क्रॉस होगा, तो ये जो दिख रहा था आपको, जो मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन था, वो केवल फाइव डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कैविटी हो गई। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आर का मोमेंट नहीं है, रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोमेंट नहीं है, केवल मोमेंट किस डायरेक्शन में, फाइव डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स यहाँ पे डी फाइव बाई डी टी तो होगा, लेकिन डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि इसके आगे फर्दर मूव नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, कैविटी के आगे फर्दर मूव नहीं कर सकता। तो डी आर बाई डी टी जीरो है, और मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज ओनली इन दी फाइव डायरेक्शन। इस इक्वेशन को पुट करते हैं एट आर इज इक्वल टू बी, v is equal to v naught and the dr by dt is equal to 0। तो यहां से आगे जीरो स्क्वायर इज इक्वल प्लस आर की वैल्यू b डी फाइव बाई डी टी का होल स्क्वायर 2e डिवाइड बाई m, और v की वैल्यू क्या है, v नॉट। तो यहां से आ गया b स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी, या डी टू फाइव बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2e डिवाइड बाई m इंटू वी नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2, या इक्वेशन नंबर बी बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको, ये कंडीशन अप्लाई की आप, तो ये कंडीशन आपको कहां अप्लाई करना है, जब आप काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हो। ठीक है, और वहां से दो वेलोसिटी निकाल रहे हो, कंपोनेंट इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तब आप ये वाला कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन निकल रहा है। और जब मैंने पहला इक्वेशन अप्लाई किया था, तो हमारा डी फाइव बाई डी टी क्या आया था, डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा सी 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। या तो ये दो इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन नंबर, इसको बी ले लेता हूँ, इक्वेशन नंबर ए ले लेता हूँ। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। तो आप नो क्या सर। देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, मेरा जो एक्सलरेशन है, मेरे को ये वाला कंपोनेंट बस याद रखना है, बाकी मेरा खेल हो जाएगा। इतना सारा डेरिवेशन में ये वाला अगर आपको याद है, ये 1/r वाला जो था, दैट इज द एक्सलेशन इन द r डायरेक्शन। इससे एक इक्वेशन आ गया, जो कि मैं इक्वेशन नंबर ए लिख रहा हूं, और एक इक्वेशन आया वेलोसिटी इन द r डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन द फाइव डायरेक्शन।
तो हम लोगों ने कंसीडर किया, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी पुट किया, तो ये इक्वेशन आया। तो इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी में हमारे पास d5/dt की वैल्यू है, और इसी d5/dt को क्या करना है मेरे को ये गलत लिखा गया, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां से आ गया b² 1/2 ओमेगा c 1 - a² डिवाइड बाई r² को होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई m इंटू v0। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में ये जो आपका ऊपर वाला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए, इस इक्वेशन में मैं r इज इक्वल टू बी पुट कर रहा हूँ। r इज इक्वल टू बी पे क्या इक्वेशन होगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा a² डिवाइड बाई b²। तो इसको चीजों को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, d5/dt एट r इज इक्वल टू बी। तो पहला इक्वेशन तो आपको दिख रहा है कि d5/dt इज इक्वल टू r इज इक्वल टू बी। दूसरे इक्वेशन में थोड़ा स्मॉल चेंज होगा, आप इस r² के जगह पुट करोगे r इज इक्वल टू बी, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो हाफ ओमेगा c इंटू b² 1 - a² b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2e डिवाइड बाई m इंटू v0। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? अब ओमेगा सी जो है, देखिए साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने क्या लिखा था, हाफ ओमेगा सी की वैल्यू लिखी थी e डिवाइड बाई m इंटू बी जेड का होल स्क्वायर कर सकता हूँ मेरे, क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना इस वजह से मैं कर रहा हूँ, कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं जो ओमेगा सी जो लिखा था उसको फिर से बी जेड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ से ये आ गया b² 1 - a² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 2e m डिवाइड बाई v0। बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया, स्क्वायर रूट अप्लाई किया बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट अप्लाई किया, तो ये आ गया e डिवाइड बाई m इंटू बी जेड, b² 1 - a² डिवाइड बाई b², ये आ गया आपका 2e बाई m इंटू v0 का पावर हाफ। यहां तक किसी को डाउट है? इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी लगभग 8 v0 m डिवाइड बाई e पावर हाफ डिवाइड बाई b 1 - a² डिवाइड बाई b²। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना यार, मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप लोगों ने d5/dt को पुट कर देना, ये आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, जो b जेड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 8 v0 m डिवाइड बाई e का पावर हाफ और b इंटू 1 - a² डिवाइड बाई b² होगा। तो ये क्वेश्चन आता है कट ऑफ मैग्नेटिक
फील्ड निकालिए। इस कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं हल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये हल कट ऑफ मैग्नेटिक इक्वेशन, तो साइंटिस्ट के नाम से इसी ने डेरिवेशन किया है, तो हल कट ऑफ मैग्नेटिक इक्वेशन। तो इसको मैं BO से लिख रहा हूं। तो जैसे ही आप इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर अप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर अप्लाई कर दोगे, डेट मींस मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो B0, उसकी वैल्यू इस मैग्नेटिक फील्ड दैट इज BOC कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो ऐसे केस में जो मैंने जो केस नंबर D जो बोला था आपको, ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। दैट मींस ये इसी में ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एनोड तक पहुंच ही नहीं रहा है, वो कैथोड में ही आ गया फिर से, ठीक है। जैसे ही आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ज्यादा किए तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और तेज हो जाएगी और ये इसी तरफ पहुंच जाएगा, दैट इज दी कैथोड में ही पहुंच जाएगा। तो विल नॉट रीच टू दी तो कहने का मतलब ये है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इतना फोर्स जनरेट हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इतना फोर्स जनरेट हो गया जो कि उस इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन मूव ही नहीं करा रहा है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होगा वो सर्कुलर होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब इसी इक्वेशन को मैं कर सकता हूँ, इसी इक्वेशन से मैं कट ऑफ वोल्टेज भी निकाल सकता हूँ। कितना मैं कट ऑफ डीसी वोल्टेज दूं? कट ऑफ डीसी वोल्टेज अगर मैं V0 रखूं तो V0 के टर्म्स में क्या आ जाएगा, यही इक्वेशन, V कट ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू E डिवाइड बाय M V0 स्क्वायर B स्क्वायर 1 माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई B स्क्वायर। तो ये हो गया कट ऑफ वोल्टेज। जो भी आप डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो इन दी कैथोड, अगर इससे आप कम करोगे, इतना तो आपको अप्लाई करना ही करना है, जैसे ही आप इससे कम करोगे, इस वोल्टेज से आप कम वोल्टेज दोगे, तो यही वाला केस होगा, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल नॉट रीच टू दी एनोड। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। तो ये हो गया भाई डेरिवेशन। अब इसमें 2-3 चीजें और देख लेते हैं, फिर हमारा 2 मिनट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, 1-2 स्टेप मैंने छोड़ दिया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, यहां से यहां वाला, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये मैग्नेट्रॉन है, एज ऑक्सीलेटर यूज होता है, मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का माइक्रोवेव सिग्नल निकलेगा मैग्नेट्रॉन से, ठीक है। फिर हम लोग देखा था टाइम पीरियड जो लग रहा था इलेक्ट्रॉन बीम का 2 पाई बाई ओमेगा, डेट मींस कितना आया था 2 पाई बाई m डिवाइड बाई E इंटू B आया था, जो कि ना वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और ना ही रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। जो टाइम पीरियड है ना वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा था, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो है देखते हैं कि कैविटी और जो बार्कलेशन क्राइटेरिया है वो लगाते हैं ऑक्सीलेटर में। तो ये कैविटी के बीच में मान लीजिए एंगल जो है, जो कैविटीज हैं, जैसे ये कैविटी हो गया, दूसरा तीसरा कैविटी हो गया, और इनके बीच का जो एंगल है मान लीजिए फाई। तो अगर आप एक लूप चलते हो, जो बार्केशन क्राइटेरिया कहता है एक लूप में कितना फेज चेंज हुआ, तो मान लीजिए एक लूप चला, तो मान लीजिए मेरे टोटल कैविटीज हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 6 कैविटीज दिख रहे हैं। तो अगर मैं 6 इंटू 5 कर दूंगा तो पूरा एक लूप हो जाएगा। तो ये पहला 5 हो गया, फिर दूसरा 5 हो गया, तीसरा 5 हो गया, चौथा 5 और पांचवा 5 एंड छठवा 5, ठीक है। या फिर लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ कैविटीज कितने हैं, 6 हैं। तो n इंटू 5 यदि मैं डिस्टेंस चलूंगा, n इंटू 5 डिस्टेंस चलूंगा तो पूरा मैं एक रेडियल डिस्टेंस चल लूंगा, ठीक है। तो 5 हो गया,
द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कैविटीज। यहां तक क्लियर सभी को? फेज शिफ्ट बिटवीन द सक्सेसिव कैविटीज, फेज शिफ्ट बिटवीन द सक्सेसिव कैविटीज। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम लोग अगर ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल है 360 डिग्री, तो आपको दिख रहा है जो बिटवीन द कैविटीज के बीच जो फेज शिफ्ट है, तो डेट मीन्स 360 डिग्री डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है आपका 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री ऑलमोस्ट। यहां तक क्लियर सभी को? क्लियर है ये चीज n5? यस सर। तो आप क्या देख रहे हो कि n5 हो गया आपका टोटल फेज शिफ्ट इन दी पूरा सर्कल में। अभी जो टोटल फेज शिफ्ट होता है एज पर द बार्केशन क्राइटेरिया, इट शुड बी इक्वल टू 2 पाई n, इट शुड बी इक्वल टू 2 पाई n, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट किया था तो 360 डिग्री आपको दिख रहा था। तो इट शुड बी इक्वल टू 2 पाई n फॉर सस्टेनेबल ऑक्सीलेशन। तो यहाँ से n जो है डेट मीन्स n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। दैट इज द मोड ऑफ ऑपरेशन, किस मोड में आप ऑपरेट कर रहे हो, मोड ऑफ ऑपरेशन। और लोवेस्ट मोड क्या पॉसिबल है? लोवेस्ट मोड ये पॉसिबल है, मान लीजिए फाई की वैल्यू निकालें तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई n डिवाइड बाय n। तो n आपको n जो है, जो कैपिटल n है वो नंबर ऑफ कैविटीज, नंबर ऑफ कैविटीज है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कैविटी थे तो 6 इंटू 5 दैट इज दी, और एक 5 में फेज शिफ्ट बिटवीन द कैविटीज कितना 60 डिग्री, तो ये हो गया 6 इंटू 6 आ रहा था। ठीक है, तो दैट इज दी n जो है नंबर ऑफ कैविटीज है, और n जो है स्मॉल जो n है दैट इज दी मोड ऑफ द ऑपरेशन। तो स्मॉलेस्ट मोड क्या पॉसिबल हो सकता है? तो आप जानते हैं कि दो कैविटी तो होना ही चाहिए, दो कैविटी तो होना ही चाहिए। तो दैट मीन्स 2 पाई n डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं फर्स्ट मोड में देखूं तो ये जो होगा 5 इज इक्वल टू पाई, दैट मीन्स पाई मोड। तो ये सिंपलेस्ट डिजाइन है, सिंपलेस्ट डिजाइन मतलब आपका मैग्नेट्रॉन ऐसा है जिसमें दो कैविटी है, तो एक दो कैविटी हो गया, दैट इज n इज इक्वल टू 2। फेज शिफ्ट आपको दिख रहा है, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड हो गया, निगेटिव से निगेटिव। तो फेज शिफ्ट आपको दिख रहा है दैट मींस 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दिख रहा है। तो ये पाई मोड सिंपलेस्ट डिजाइन, दैट इज द सिंपलेस्ट डिजाइन ऑफ द मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब इसी डिजाइन में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। मान लीजिए आपको यदि कोई बोले कि n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 से आपको समझ गया कि जब नंबर ऑफ कैविटीज कितने हैं 4 है, और पाई फाइव इज इक्वल टू लिखा है पाई बाई 2, पाई इज इक्वल टू लिखा है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा इक्वेशन थोड़ा सा स्मॉल लेता हूँ, n इज इक्वल टू 4 है और फाइव इज इक्वल टू पाई। इस मैग्नेट्रॉन को कैसे समझोगे कि ऐसा मैग्नेट्रॉन, मान लो मैं ये जो कैविटी है, जो कि मैं ऐसा लिखता हूँ कैविटी को, ये कैविटी हो गया पहला कैविटी, फिर दूसरा कैविटी हो गया, फिर तीसरा कैविटी हो गया, ये तीसरा कैविटी हो गया, एंड द फोर्थ कैविटी। तो n इज इक्वल टू 4 आपको क्या दिख रहा है, n इज इक्वल टू 4 मतलब नंबर ऑफ कैविटीज इज 4, और 5 इज इक्वल टू पाई क्या बता रहा है, दैट इज द फेज शिफ्ट इन बिटवीन द कैविटीज। तो अगर ये प्लस साइन है तो ये माइनस साइन होगा, फेज शिफ्ट बिटवीन द कैविटी, फेज शिफ्ट बिटवीन द कैविटीज। ठीक है, अब इसको मैं लीनियरली अगर लिखूं कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको, ये चार
4 मेरे कैविटीज हैं, रेक्टेंगुलर वेव से बता रहा हूं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा कैविटी क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और जब दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो तीसरा पॉजिटिव होगा, चौथा क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो दैट इज नथिंग बट n इज इक्वल टू 4। तो ये जो 4 रेक्टेंगुलर सिग्नल दिख रहे हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 4, 4 कैविटीज, एंड फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो जो बिटवीन द कैविटीज जो है वो कितना फेज शिफ्ट है, 180 डिग्री। एंड फाई इज इक्वल टू पाई बाई n इज इक्वल टू 4 एंड पाई बाय 2। तो यहाँ पे भी आपके 4 कैविटीज होते, तो ये 4 कैविटीज हो गए। फिर से लिखता हूँ, ठीक है। लेकिन जो फेज शिफ्ट होगा वो पहले वाले कैविटी में दी पॉजिटिव साइन है, तो अल्टरनेट कैविटी में नेगेटिव साइन होगा। मतलब बीच वाले में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होना है, कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होना है। तो पाई बाय 2 एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पाई डिवाइड 2 माइनस 1, मतलब देयर इज ए गैप, एक गैप रिप्रेजेंट कर रहा है, गैप मतलब दो कैविटी के बीच में एक गैप रहेगा, नो साइन। क्लियर है? यहां तक क्लियर सभी को? तो पाई जो है फेज शिफ्ट, यस सर। फेज शिफ्ट पाई Yes, sir. मतलब पाई डिवाइड बाई पाई, पाई डिवाइड बाई 1, मतलब कोई भी फेज, मतलब पहला यदि पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है, 1 माइनस 0, ठीक है। अगर पाई बाई 2 है तो डेट मीन्स एक, इसमें एक भी नहीं, नो, मतलब एक, इसको -1 कर दो, जो भी आ रहा है पाई डिवाइड बाई 1 मतलब 1 माइनस 1 कर दो, डेट मीन्स 0, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन पाई बाई 2 है तो डेट मीन्स 2 माइनस 1, तो डेट इज 1। तो एक कैविटी ऐसा होगा बिटवीन दी कैविटीज, तो अगर ये पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन होगा, तो बिटवीन दी कैविटीज एक ऐसा कैविटी होगा जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। अगर इसी चीज को बोलते हैं पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 मोड क्या होता, 3 कैविटीज में चार्ज नहीं होता, डेट मीन्स 4 माइनस 1, डेट मीन्स 3 कैविटी। तो ये हो गया पहला कैविटी, दूसरा कैविटी, तीसरा कैविटी और चौथा कैविटी। तो ये पहला पॉजिटिव चार्ज होगा तो 3 कैविटी के बाद निगेटिव चार्ज रहेगा, मिलेगा। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. तो हम लोग अपने डिजाइन पे पहुंचते हैं। अच्छा, n इज इक्वल टू 4 एंड फाई इज इक्वल टू पाई मोड हम लोग जो देख रहे थे, तो डेट मीन्स n इज इक्वल टू 4 मतलब 4 कैविटीज हो गए, ठीक है। अब पाई रिप्रेजेंट कर रहा है पाई डिवाइड बाई 1 मतलब 1 माइनस 1, डेट मीन्स ऐसा कोई भी कैविटी नहीं होगा जिसमें चार्ज नहीं होगा, डेट मीन्स 0 कैविटी जिसमें चार्ज नहीं है। तो डेट मीन्स अगर पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव तो पहला पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव और चौथा नेगेटिव। तो आप क्या देख रहे हो, जो अल्टरनेट कैविटीज हैं, मतलब अल्टरनेट कैविटीज में साइन सेम है, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है ये भी निगेटिव, ठीक है। तो अल्टरनेट कैविटीज में पॉजिटिव साइन क्रिएट होंगे और अल्टरनेट कैविटीज में निगेटिव साइन क्रिएट होंगे। लेकिन होता क्या है, ऐसा जनरली नहीं हो पाता कैविटीज में। जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक तो फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट था, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एंड अल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस तरीके से था। तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मैंने बताया था आपको, कुछ इस तरीके से हो जाता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट।
और जो हम लोग एनिमेशन में देखे थे उस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो डेट मीन्स मान लो ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं हो पाता, देयर इज अ फेज डिफरेंस हो जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब अल्टरनेट कैविटीज में क्या 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, मतलब पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव तो तीसरा पॉजिटिव। लेकिन जनरली नहीं हो पाता ऐसा, तो हम लोग क्या करते हैं, कैविटीज को जोड़ देते हैं विद सम कंडक्टर, तो उसको बोलेंगे स्ट्रैपिंग ऑफ द कंडक्टर। मतलब यहाँ जो कैविटी है, इस कैविटी के कंडक्टर से जोड़ूंगा लाइक दिस, ये अंदर ही अंदर कनेक्टेड होगा, और इस कैविटी को एक कंडक्टर के साथ ऐसा जोड़ूंगा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैपिंग। स्ट्रैपिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो कैविटीज हैं वो सेम फेज में रहें, मतलब पहला कैविटी जिस फेज में है वैसे तीसरा कैविटी उसी फेज में रहेगा, और जो दूसरा कैविटी जिस फेज में है तो चौथा कैविटी भी उसी फेज में रहेगा, क्योंकि जो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। कंडक्टिंग प्लेट्स जो आपस में कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे जितना चार्ज होगा वो पहले वाले में जितना चार्ज होगा उतना ही तीसरे वाले में चार्ज होगा, और दूसरे वाले में जितना चार्ज होगा उतना ही चौथे वाले में चार्ज होगा। मतलब फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर पाई फेज डिफरेंस है तो पाई ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पाई मतलब 0.9 पाई रहे, 0.9 फेज डिफरेंस रहे। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? यस सर। स्ट्रैपिंग क्लियर है सबको? वैसा आप लोगों ने मशीन पढ़ा होगा 4th सेमेस्टर में, शायद अभी तो नहीं है, तो स्ट्रैपिंग आप देखते हैं, या फिर जब भी आप पंखा को खोल के देखेंगे तब ऐसा देखे होंगे स्ट्रैपिंग। तो इस स्ट्रैपिंग से जो मेरा फेज डिफरेंस है बिटवीन 1 to 2, 1 to 3 that is 180 degree, and between 2 to 4 that is the 180 degree, तो टोटल फेज शिफ्ट तो 360 डिग्री फॉर द सस्टेनेबल ऑक्सीलेशन। तो सस्टेनेबल ऑक्सीलेशन के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, स्ट्रैपिंग करते हैं ऑफ द मैग्नेट्रॉन। तो हमारे अल्टरनेट कैविटीज क्या रहे, इन फेज में रहे। तो ये हो गया पाई मोड ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट डिजाइन, पाई मोड ऑफ द ऑक्सीलेशन बाय ऑफ द मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें हैं, नहीं बताऊंगा तो भी आप लोग कर सकते हो। अच्छा, अब ये स्ट्रैपिंग जो आप लोगों ने देखा था सस्टेनेबल ऑक्सीलेशन के लिए, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो आपका कैविटी है वो अंदर में रहे और आपका जो कैथोड प्लेट है वो बाहर में रहे। दो तरीके हैं, एक तो स्ट्रैपिंग मेंटेन करने के, फेज मेंटेन के लिए, तो इसको बोलते हैं, जो सेकंड जो तरीका होता है दैट इज द इन्वर्टेड कोएक्सियल मैग्नेट्रॉन। तो इन्वर्ट क्या किया है, इन्वर्टेड कोएक्सियल मैग्नेट्रॉन में इन्वर्ट क्या किया है, कैविटीज को अंदर में रखा है और जो आपका कैथोड प्लेट था जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता था उसको बाहर कर दिया। तो कैविटीज अंदर में है, पहले कैविटीज आउटर बाउंड्री में थे, अब कैविटीज इनर बाउंड्री में। ठीक है, विद द रेडियस ए एंड विद द रेडियस बी, जो आपका दैट इज द कैथोड प्लेट, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो जब आप जो दो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था, तो दो इक्वेशन में क्या निकाला था, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा सी 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर निकाला था, और जो दूसरा इक्वेशन निकाला था आर स्क्वायर डी फाई बाई डी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2e डिवाइड बाई एम इंटू वी नॉट। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह, अब आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह आ जाएगा ए, तो एट दिस पॉइंट डी आर बाई डी टी 0 होगा। अब जो इक्वेशन पहले बी स्क्वायर डी फाई बाई डी टी स्क्वायर जो था, अब इस इक्वेशन में क्या पुट करूंगा, आर पुट करूंगा। क्यों? क्योंकि आर इज इक्वल टू ए आउटर बाउंड्री है, और इस आउटर बाउंड्री में इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ सकता, दैट मींस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0, और एट दिस पॉइंट जो वोल्टेज जो होगा वी इज इक्वल टू वी नॉट होगा। तो इस इक्वेशन को जो हम लोग आर इज इक्वल टू बी पुट करते थे पहले वाले में, जो कि आपका मैग्नेट्रॉन था, फॉर द केस ऑफ इन्वर्टेड कोएक्सियल मैग्नेट्रॉन, ये जो इक्वेशन नंबर बी है
उस इक्वेशन में आप r इज इक्वल टू ए पुट करो, क्योंकि r इज इक्वल टू ए क्या है, अब आउटर बाउंड्री। यहां तक क्लियर हो गया? और इस इक्वेशन को जो आप फर्दर सॉल्व करोगे तो जो v ओसी होगा, सेम वही चीज फॉलो करना, तो VOC की वैल्यू आ जाएगी E डिवाइड बाई M। बस वहां पे जहां पे B स्क्वायर आ रहा था वहां पे क्या आ जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा, कुछ नहीं, A स्क्वायर 1 माइनस B स्क्वायर A स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले B स्क्वायर आ रहा था, वो A स्क्वायर हो जाएगा इन द केस ऑफ इन्वर्टेड मैग्नेट्रॉन। और VOC की वैल्यू में भी वैसे ही चेंज होगा, -8 V नॉट M डिवाइड बाई E पावर हाफ A 1 माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे B आ रहा था, अब A आ गया, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें A B सबकी वैल्यू दी हुई है, एनोड रेडियस कैथोड रेडियस सारी वैल्यू दी हुई है इन्वर्टेड कोएक्सियल मैग्नेट्रॉन की। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर द इन्वर्टेड कोएक्सियल मैग्नेट्रॉन एनोड वोल्टेज दैट मींस V नॉट इज इक्वल टू 10 किलो वोल्ट दिया हुआ है, कैथोड करंट दिया हुआ है I नॉट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, एनोड रेडियस A दिया हुआ है, कैथोड रेडियस B दिया हुआ है, और B मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, बस इस क्वेश्चन में बस एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इन्वर्टेड कोएक्सियल मैग्नेट्रॉन। तो इन्वर्टेड कोएक्सियल मैग्नेट्रॉन के हिसाब से जो फॉर्मूला है, जो हम लोगों ने A की जगह B रख के जो निकाला है, तो इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, उस सारे वैल्यूज को पुट कर दोगे, तो इन्वर्टेड मैग्नेट्रॉन का आपको कट ऑफ वोल्टेज पता चल जाएगा और कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। तो यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। क्लियर है सभी को? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेना इन दी 447 पेज, 447 ऑफ दी किसका, आपका लियाओ का। 447 में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको देख लेना। मैं नहीं बता रहा हूँ, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए नहीं बता रहा। बस इस क्वेश्चन में इन्वर्टेड मैग्नेट्रॉन लिखा है, कोएक्सियल मैग्नेट्रॉन। तो एक तो ये हो गया, और इसमें एक दो चीजें और देख लेते हैं। बीटा इंटू एल जो इलेक्ट्रिकल लेंथ होता है, डेट इज द फेज, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बीटा एल फेज जो आया था 2 पाई एन डिवाइड बाई एन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेट इज नथिंग बट E1 इज टू पावर j ओमेगा t माइनस बीटा फाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे E5 लिख रहा हूँ, यहाँ पे फाई डायरेक्शन में प्रोपगेशन कांस्टेंट का जो चेंज है, दैट इज द बीटा फाई इंटू बी फाई। तो बीटा फाई यहाँ से आ गया, बीटा फाई यहाँ से आ गया 2 पाई एन डिवाइड बाई एन इंटू एल, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज, that is the rate of change in the phi direction, velocity in the phi direction d phi by dt, ये जो होगा velocity, ये ओमेगा डिवाइड बाय बीटा के इक्वल होगा, बीटा फाई के इक्वल होगा। आप जानते हैं जो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा डिवाइड बाय बीटा, ये मैंने बता चुका है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय बीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा फाई, ठीक है। और ये हो गया वेलोसिटी इन दी फाई डायरेक्शन, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई बी फाई। तो यहाँ से आ गया ओमेगा सी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज दी बी फाई डी फाई बाई डी टी। तो इस ये जो इक्वेशन मैंने लिखा भी था, इस इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हो कि जिस रेट से आपका इलेक्ट्रॉन, जिस रेट से आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जिस रेट से आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वही रेट डिसाइड कर रहा है कितना कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। और यही कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा कितना, किस रेट का आपका EM वेव्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, कट ऑफ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट है इन दी सर्कुलर मोमेंट है इन दी मैग्नेट्रॉन, वो प्रोपोर्शनल है आपके मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है आपका
EM वेव, कौन सा EM वेव? किस EM मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट, मैग्नेटिक फील्ड नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो डेट मीन्स आप ये देख रहे हो कि जिस रेट से हमारा इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसी रेट से हमारा, उसी फ्रीक्वेंसी से हमारा मैग्नेटिक फील्ड EM वेव जनरेट होगा। तो ये इक्वेशन वो बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन को घूमने का जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, इट इज प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द RF, फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव सिग्नल। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ये बस यही है।